हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आई होप अब तक मैंने जितने भी FASB की जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की वीडियोस हैं वो अपलोड करी हैं, आपको उनसे क्लैरिटी हो गई होगी इस कंसेप्ट के बारे में कि FASB क्या है, उसने किस तरह से अपनी डिफरेंट कंसेप्ट स्टेटमेंट को इशू करा है। इस वीडियो में भी हम इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 कि FASB की जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 है वो किन टर्म्स को डिफ़ाइन करती है। ठीक है, कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 की जो मेन हेडिंग है वो है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ रिप्लेसमेंट ऑफ FASB's कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 3। मीन्स कि ये जो हमने कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है, ये FASB की जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 3 है उसको रिप्लेस करती है। ठीक है, मीन्स हमने टर्म्स को थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, और उन टर्म्स को अब हमने अपनी कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 में इंक्लूड करा है। ठीक है, कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर में कुछ ऐसी अननोन फैक्ट्स थे, ठीक है, जिनको हमारी स्टेटमेंट में इंक्लूड करना या फिर हमारे लिए उनको प्रॉपरली क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब हमने एक नई स्टेटमेंट बनाई जिसमें हमने उन अननोन फैक्ट्स को भी इंक्लूड करा। इस स्टेटमेंट में हम उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 3 है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इस स्टेटमेंट ने उस कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 3 को रिप्लेस करा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये दिसंबर 1985 में इशू हुई। ठीक है, ये जो हमारी कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 3 है, ठीक है, इसमें हमने 10 एलिमेंट्स को स्टडी करा था। उन 10 एलिमेंट्स के बाद कुछ एक्सपेंशन करी गई इस कंसेप्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, फिर हमने उनको कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 में प्लेस करा। जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 3 थी उसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट्स फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस वर्क करती हैं वो किस तरह से अपने एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करती हैं। ये जो हमने कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 बनाई इसमें उन्होंने नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करा। मींस जो प्रॉफिट मोटिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करती, हमने उन ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 में इंक्लूड करा। मींस यहाँ पर जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 3 है हमने उसके स्कोप को और एक्सपैंड करा, जिसको हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर FASB की जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 है उसमें इंक्लूड करा। इस स्टेटमेंट में हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं डोनर। अगर हम ले मैन की बात करें, डोनर मीन्स कि वो पर्सन जो कुछ डोनेट कर रहा है उसको हम डोनर बोलते हैं। अगर हम रिपोर्टिंग की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर डोनर का मतलब होता है वो पर्सन जो अपनी मनी को या फिर अपने जो एसेट्स हैं उनको कंट्रीब्यूट कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को रन कर पाए। ठीक है, उस पर्सन को हम यहाँ पर डोनर डिफ़ाइन करते हैं। कोई भी पर्सन है, ठीक है, जो हमारे पास डोनर है, जब वो अपनी मनी या फिर अपने एसेट्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, मींस ऑर्गेनाइजेशंस को अथॉरिटी दे रहा है कि वो उसकी मनी को यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम पर जो डोनर होता है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अपने फंड्स के ऊपर, जो वो फंड्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है। अब वो जो रिस्ट्रिक्शंस उसने लगाई हैं वो परमानेंट नेचर की भी हो सकती हैं या फिर टेम्परेरी नेचर की भी हो सकती हैं। ये उस पर्सन की विश पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को लगाना चाहता है। मेन मोटिव यही होता है कि जो डोनर है वो चेक करना चाहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से उसके जो फंड्स हैं उनको यूटिलाइज़ कर रही है अपने ऑपरेशंस या फिर अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हमारी जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 3 है, ठीक है, उसमें हमने इन 10 इंटर रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, हमने उनको स्टडी करा था। इस स्टेटमेंट में भी जो ये हमारे पास कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 है इसमें भी पहले इन्हीं 10 एलिमेंट्स को स्टडी करा गया। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करा गया, उसके बाद इन्होंने नए टर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस करे जो है हमारे पास इन्होंने जो नेट एसेट्स हैं उनको 3 नई कैटेगरीज़ में डिवाइड करा। इनकी एक्सप्लेनेशन को मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूँगी।
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और अब क्या एक्सपेंशन हुई है इस कंसेप्ट स्टेटमेंट में, हम अब उनको स्टडी करेंगे। ये जो कंसेप्ट स्टेटमेंट है इसमें जो नई टर्म्स आई हैं वो है कि इन्होंने नेट एसेट्स को 3 क्लासेस में डिफ़ाइन करा। ठीक है, इन्होंने नई 3 क्लासेस बनाई। वो क्लासेस हैं हमारे पास परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स, टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स और अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स। परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स मींस कि इन्होंने परमानेंट नेचर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करा। ठीक है, टेम्परेरी मींस कुछ टेम्परेरी नेचर की रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि टाइम के साथ या फिर कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करने से वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अनरिस्ट्रिक्टेड मींस कि इन्होंने डोनर ने अपने फंड्स तो कंट्रीब्यूट करे लेकिन उसने उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ये जो परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड है मींस जो हमारी परमानेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं ये टाइम के साथ या फिर कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के साथ डिलीट नहीं होंगी, ये परमानेंट नेचर की हैं और ये ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, अब हम इन तीनों क्लासेस को स्टडी करेंगे वन बाय वन। ये जो नेट एसेट्स हैं, ये जो हमारे पास 3 तरह के अब नेट एसेट्स हैं, इनमें भी हमने वही रेवेन्यू, एक्सपेंस, गेन, लॉसेस को ही स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स। परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड मैंने आपको बताया कि परमानेंट नेचर की यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, मींस जो डोनर होगा। रिस्ट्रिक्शंस के लिए हम यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब होता है कि कोई कंडीशंस हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हमने डिमांड के अकॉर्डिंग एक अग्रीमेंट में प्लेस कर दिया। ठीक है, और उन कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स का फुलफ़िल होना बहुत इंपॉर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं स्टिपुलेशन से। ठीक है, मींस कि कोई भी कंडीशंस हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स हैं वो डोनर ने अटैच करी हैं अपने फंड्स के साथ और हर फर्म को उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही उस डोनर के फंड्स को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स हैं उनमें चेंज अकर हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड। अब वो जो चेंज है उसमें हमने क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यही होगा कि जो भी डोनर के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मींस जो भी उसने कैश फर्म को दिया है या फिर उसने कोई एसेट फर्म को डोनेट करा है, उसने जो भी रिस्ट्रिक्शंस उन एसेट्स पर या फिर उस कैश पर लगाई होगी वो अबॉलिश नहीं होंगी। मींस कि टाइम के पास होने से या फिर फर्म की कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो फर्म परफॉर्म करती है उनको अचीव करने से वो रिस्ट्रिक्शंस वो ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, जो भी नेट एसेट्स हैं उनमें अगर अब कोई भी इन्हांसमेंट्स या फिर डिमिनिशमेंट्स हो रही हैं, मींस कि वो जो नेट एसेट्स हैं उनमें इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, उन सभी नेट एसेट्स पर जो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास लास्ट में जो नेट एसेट्स बचेंगे उनके ऊपर भी वही सेम परमानेंट नेचर की रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी जो पहले उन नेट एसेट्स पर डोनर ने इम्पोज करी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जिन एसेट्स पर डोनर ने परमानेंट नेचर की रिस्ट्रिक्शंस को लगाया है, अगर उन नेट एसेट्स में कोई भी इन्हांसमेंट या फिर कोई भी रिडक्शन हो रही है उन नेट एसेट्स में, उन पर भी वही सेम स्टिपुलेशंस जो हैं वो अप्लाई होंगी। ठीक है, रीक्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स नीड टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम अपने जो नेट एसेट्स हैं हम उनको दोबारा रीक्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, उस रीक्लासिफिकेशन में भी जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी गई हैं नेट एसेट्स पर हम उनको वैसे ही रहने देंगे, उनमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स की जो डोनर है उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं फर्म के ऊपर और उस फर्म को उन रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग ही उन फंड्स को यूज़ करना पड़ेगा। इनको हम बोलते हैं परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स। टेम्परेरी मीन्स कि परमानेंट नहीं है कुछ भी। ठीक है,
टाइम के पास होने से या फिर कोई एक्टिविटीज़ को वो स्पेसिफाई कर देंगे कि अगर ये एक्टिविटी या फिर इस परफॉर्मेंस जब होगी ये परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की, उस टाइम पर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जब डोनर इम्पोज करते हैं उनको हम बोलते हैं टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स। अब टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड जो नेट एसेट्स हैं, अब ड्यूरिंग द पीरियड नेट एसेट्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वो चेंज है उसमें हमने क्या इंक्लूड करना है? सबसे पहले तो यही कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस डोनर ने लगाई हैं, ठीक है, वो टाइम के पास होने से या फिर कोई भी एक्टिविटी के परफॉर्म होने से, ठीक है, या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव कर लिया है, उस टाइम पर वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी इन्हांसमेंट या फिर डिमिनिशमेंट्स हो रहे हैं हमारे नेट एसेट्स में, उन नेट एसेट्स पर भी वही स्टिपुलेशंस अप्लाई होंगे जो हमने टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट में स्टडी करे होंगे, ठीक है। और जो लास्ट है कि जो भी रिक्लासिफिकेशन होगी वो डोनर ने जो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करी होंगी उनके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें, सिर्फ जो एक टर्म है मेन, परमानेंट नेचर या फिर टेम्परेरी नेचर, उनसे ये जो डिफरेंट जो 3 क्लासेस हैं नेट एसेट्स की वो डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, ठीक है। वैसे इनका मीनिंग बहुत सिंपल है, अगर हम एक को भी स्टडी कर लेते हैं तो हमें तीनों नेट एसेट्स की इजीली क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। लास्ट जो हमारे पास है वो है अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स। अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स का मतलब होता है कि जब डोनर ने अपनी मनी को कंट्रीब्यूट करा, जो भी इनफ्लोज हमें डोनर की तरफ से मिले हैं उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। वो फ्री टू यूज़ फंड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन और डोनर के बीच कोई भी ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है जिसमें वो डोनर ने कुछ कंडीशंस या फिर रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करा होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री है, वो अपनी मर्ज़ी से उन फंड्स को यूज़ कर सकती है। अपनी मर्ज़ी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि फर्म कोई भी अनएथिकल पर्पस के लिए उसको यूज़ करेगा। फर्म की जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए अगर उसको फ़ंड्स चाहिए तो वो इन फ़ंड्स को यूज़ करने के लिए फ्री है ऑर्गेनाइजेशन। वो कभी भी अपनी मर्ज़ी से इन फ़ंड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपनी पहली 2 टाइप्स की बात करें तो वहाँ पर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं जो डोनर होते हैं कि आप या तो सिर्फ इन्हीं स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ के लिए उनके फंड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स है ये बिल्कुल ही उन दोनों से ऑपोजिट है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जब हमने इसको अब ड्यूरिंग द पीरियड नेट एसेट में चेंज हो रहा है, मीन्स जो अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स होंगे उनमें भी चेंज होगा। अब वो चेंज में हम क्या कुछ इंक्लूड करेंगे, ठीक है, उसमें हम स्टडी करेंगे कि कोई भी रेवेन्यू या फिर गेन हमें अराइज हो रहा है, ठीक है, उससे हमारे नेट एसेट्स में क्या चेंज आया। रेवेन्यू और गेन में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि रेवेन्यू मीन्स जो फर्म की एक कोर एक्टिविटी है जिसको एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फर्म एग्जिस्टेंस में है। उस एक्टिविटी से जब हमें इनकम जनरेट होती है तो हम उसको रेवेन्यू डिफाइन करते हैं। गेन मीन्स कि अदर देन द कोर एक्टिविटी जो भी फर्म परफॉर्म करती है उनसे अगर हमें कोई इनकम रिसीव होती है तो उसको हम बोलते हैं गेन। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई यूज़लेस एसेट था, मैं उसको यूज़ नहीं कर रही थी, मैंने उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे ज़्यादा की वैल्यू पर उसको मार्केट में सेल कर दिया। अब वो जो एक्सेस वैल्यू मुझे वहाँ पर रिसीव होगी वो गेन होगी, ठीक है। रेवेन्यू और गेन में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि रेवेन्यू और गेन में मेन डिफरेंस क्या होता है। अब रेवेन्यू और गेन हैं जो उनको यहाँ पर इंक्लूड करना है जिनके अकॉर्डिंग हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड जो नेट एसेट्स हैं उनमें चेंज हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक्सपेंस एंड लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भी हमने इंक्लूड करना है। सॉरी यहाँ पर ना एरर है, एंड आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं दैट चेंज इन द अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट, जिनके अकॉर्डिंग अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट में चेंज हो रहा है, हमने यहाँ पर उनको भी इंक्लूड करना है। एक्सपेंसेस और लॉसेस में भी आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। एक्सपेंसेस मीन्स कि अपनी कोर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है,
उसके लिए जो खर्चे होते हैं, मीन्स जैसे हमने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, उसके लिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, जो सेल्समैन हैं, उनकी सैलरीज़ होंगी, ठीक है, वो हमारा एक्सपेंस है। हमने कोई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करा है, वो भी हमारा एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे अकर हो रहे हैं, उन सभी खर्चों को हमने अपने एक्सपेंसेस में लेके आना है, क्योंकि वो खर्चे जो हैं वो मेरी कोर एक्टिविटी के साथ इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे पास लॉसेस, मीन्स जो हमें हमारी मेन एक्टिविटी से अक्कर नहीं हुए, ठीक है, उनको हम लॉसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वही एक यूज़लेस एसेट था, मैंने उसकी वैल्यू चेक करी कि मैं किस वैल्यू पर इसको मार्केट में सेल कर सकती हूँ, और जब मैंने उसको मार्केट में सेल करा मुझे कम वैल्यू उससे रिसीव हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 10,000 का मैंने वो सेल करना था, लेकिन वो मैंने 8,000 पर सेल करा। वो जो 2,000 की अमाउंट मुझे कम रिसीव हुई है वो मेरा यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि एसेट्स को सेल करना, परचेज़ करना मेरा बिज़नेस नहीं है। मेरा बिज़नेस तो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। ये जो मैंने एसेट सेल करा है ये अदर देन द कोर एक्टिविटी हो जाएगी मेरी, यहाँ से मुझे लॉस हुआ। तो उन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड करना है, जिनके अकॉर्डिंग हमारे जो नेट एसेट्स हैं उनमें चेंज आ रहा है, ठीक है। रेवेन्यू गेन क्या होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनको मैंने क्लियरली अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था। मीन्स जो हमने 10 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स जो स्टडी करने हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ से इनके मेन जो डिफरेंस पॉइंट है आप उनको वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। ये जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 6 है, इसमें हमने इतने ही फैक्ट्स को इंक्लूड करना था, ठीक है। ये कंसेप्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 7 और 8 है, जो उसको भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पर। आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।